नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आप सभी के साथ सोनिका सिंह। घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है तेजस 24 का, जिसमें आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। तो आज की पहली और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। काशी ज्ञानवापी मामले में आज फैसला आ सकता है। आज अहम फैसला आ सकता है। दोपहर 12 बजे वाराणसी कोर्ट में मामले में फैसला सुनाएगा। कल सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कमिश्नर बदलने की मांग की थी। अब दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में कल सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। वाराणसी कोर्ट आज दोपहर 12 बजे कमिश्नर बदलने और अगली वीडियोग्राफी की तारीख पर फैसला देगा। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही वीडियोग्राफी और सर्वे का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की थी। हिंदू पक्ष ने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है कि ताजमहल के 22 कमरे खोलने वाली मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। 10 मई को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई थी। इस याचिका में मांग की गई है कि ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराई जाए। साथ ही कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़ी मूर्तियों की तलाश की जाए। 10 मई को हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई थी। ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने की मांग की गई थी। 10 मई को वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ताजमहल को शिव मंदिर ताजो-माल बताने का दावा किया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि 22 कमरों को खुलवाकर सरकार फैक्ट फंडिंग कमेटी गठित करे और वहां जांच करे कि क्या वहां पर बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ताजमहल को लेकर जयपुर की रॉयल फैमिली ने बड़ा दावा किया है। रॉयल फैमिली की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल की जमीनी हक पर दावा किया है कि वहां हमारा महल था और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में आज भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली में चल रही है। आज दिल्ली के कई बड़े इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर चलेगा, जिसके लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। करोल बाग में भी बुलडोजर चलेगा। पटेल नगर और साथ ही रोहिणी के कई इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर आज चलेगा। दिल्ली में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आज एशिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक करोल बाग इलाके में भी एमसीडी का बुलडोजर चल सकता है। एमसीडी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। करोल बाग, प्रेम नगर, पटेल नगर और रोहिणी के इलाकों में एनडीएमसी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जबकि दक्षिण दिल्ली के अमर कॉलोनी, कालका देवी मार्ग और इस्कॉन मंदिर के पास अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के भरूच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह का संबोधन करेंगे। इस समारोह का आयोजन 4 प्रमुख सरकारी योजनाओं के 100% लक्ष्य पूरा होने के अवसर पर किया गया है। इन योजनाओं से जरूरतमंदों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने में मदद होगी। उत्कर्ष पहल के तहत 13,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है। 4 योजनाएं विधवाओं के लिए, गंगा स्वरूप वित्तीय सहायता। पीएम मोदी आज द्वितीय डिजिटल वैश्विक कोविड शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। शिखर बैठक में कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए कदमों और मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा तैयार करने के बारे में चर्चा होगी। पीएम मोदी शिखर बैठक के उद्घाटन सत्र में महामारी के तनाव की रोकथाम और तैयारियों को प्राथमिकता विषय पर संबोधन देंगे।
और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज 24 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। ये मीटिंग सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बात होगी। स्वास्थ्य को लेकर चर्चा संभव है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अहम मीटिंग बुलाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। बैठक में चारधाम यात्रा व्यवस्था, राज्य कर्मचारियों के महंगे भत्ते में वृद्धि, स्वास्थ्य, वित्त से संबंधित बिंदुओं पर निर्णय हो सकते हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद धामी मंत्रिमंडल की ये दूसरी बैठक है। बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने रेड कारपेट बिछाने की तैयारी पूरी कर ली है। बिहार में निवेश तलाशने के लिए आज दिल्ली में बिहार इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बिहार इन्वेस्टमेंट मीट में देश के बड़े बड़े निवेशक और उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार और प्रदेश के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बीड़ा उठाया है। पंजाब में ड्रग्स की समस्या दशकों पुरानी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ड्रग्स के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं। ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान आज भी ड्रग्स के मुद्दे पर बैठक करेंगे, जिसमें डीसी और एसएसपी शामिल होंगे। सीएम भगवंत मान की ये हाई लेवल मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। बैठक में पंजाब में ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा होगी। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ के जानकीपुरम एक्सटेंशन में प्रस्तावित मंदिर का भूमि पूजन होगा। लक्ष्मण मंदिर 1 एकड़ जमीन में बनेगा और इसकी ऊंचाई 81 फीट होगी। इसके निर्माण में करीब 5 साल लगेंगे। मंदिर में लक्ष्मण, उनकी पत्नी उर्मिला की मूर्तियां होंगी। इसमें शिव परिवार और राम दरबार की भी मूर्तियां होंगी। ये एक वृद्धाश्रम मंदिर परिसर का हिस्सा होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पद से हटाकर गोयल को सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया। डीजीपी गोयल पर शासन के कामों में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा है। अभी फिलहाल नए अफसर के चयन तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार डीजीपी का काम संभालेंगे। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को योगी सरकार ने पद से हटा दिया है। उन पर शासन के कामों में लापरवाही और क्राइम कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा है। गोयल को सिविल डिफेंस का डीजी बनाया गया है। शामली के रहने वाले मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और 1 जुलाई को यूपी पुलिस के मुखिया बनाए गए थे। अभी फिलहाल नए अफसर के चयन तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार डीजीपी का काम संभालेंगे। चर्चा है कि नए डीजीपी दिल्ली से आ सकते हैं। झारखंड की खनन सचिव आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक को बुधवार की शाम गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। सिंघल बुधवार को खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गमन और अन्य आरोपों से जांच के सिलसिले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई थी। पति के साथ आमने सामने बैठकर हुई पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की ओर से पूछताछ का दौर 2 दिनों से जारी था। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में बोलियां लगाने वाले निवेशकों को कंपनी के शेयर आज अलॉट किए जाएंगे। शेयर बाजारों में एलआईसी के शेयर 17 मई को लिस्टेड होंगे। डीआईपीएम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे के मुताबिक आईपीओ को हर कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट से शानदार रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि अंतिम दिन यानी सोमवार तक इस आईपीओ को करीब 3 गुना सब्सक्राइब किया गया। असम के दौरे पर पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि भ्रष्ट बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। हम लोगों के स्वार्थ में लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूँ धड़क का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में।
दिल्ली के बाद माया नगरी मुंबई में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मुंबई के गोवंडी इलाके में अवैध झुग्गियों पर बीएमसी का बुलडोजर चला है। बीएमसी ने गोवंडी में 215 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। बीएमसी को गोवंडी में खाली जगहों पर अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद बीएमसी ने अवैध झुग्गी निर्माण करने वालों को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद झुग्गी वाले मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी थी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा मामला मुंबई के लीलावती अस्पताल का है। एक सुरक्षा सुपरवाइजर अमित गौड़ की शिकायत के आधार पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 448 और 336 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एमआरआई स्कैन के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने नवनीत राणा की तस्वीरें क्लिक कर ली थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और तेज 24 में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर है, एमएनएस चीफ राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। एमएनएस नेता के दफ्तर में चिट्ठी मिली है। मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की गई है। वहीं एमएनएस नेता ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से भी मुलाकात की है। आपको बता दें, राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की गई है। तो राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। राज ठाकरे को उर्दू में धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। एमएनएस ने मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की है। वहीं एमएनएस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की। एमएनएस ने राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने और मामले की जाँच की मांग की है। राज ठाकरे ने जब से लाउडस्पीकर और अजान का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से खतरा बढ़ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की जनसभा से पहले शिवसेना ने धमाकेदार टीजर जारी किया है। 14 मई को मुंबई के बीकेसी में शिवसेना की जनसभा होगी। वहीं इस टीजर पर एमएनएस ने सवाल उठाए हैं। इस टीजर को लेकर एमएनएस ने बड़ा आरोप लगाया है। एमएनएस ने दावा किया है कि शिवसेना ने टीजर में दिखने वाली भीड़ के वीडियो को एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की सभा से चुराया है। दर्शाई गई भीड़ राज ठाकरे की औरंगाबाद की सभा का होने का दावा किया है। नवनीत राणा और सीएम उद्धव के बीच टकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि 14 मई को सीएम उद्धव मुंबई में शिवसेना की जनसभा में हिस्सा लेंगे। उसी दिन वो दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में अपने पति रवि राणा के साथ सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र में जो संकट है, उसे दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी ने सबसे पहले अपने मोबाइल से परीक्षा शुरू होने के पहले आयोग के परीक्षा नियंत्रक को वायरल पेपर की कॉपी भेजी थी। अफसर ने प्रश्न पत्र भेजने का मकसद उसकी सत्यता जांचना बताया था। आईएएस अफसर को प्रश्न पत्र कहां से मिला, इसकी जानकारी ली गई है। इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पूरी साजिश के तहत पेपर लीक किया गया था। बिहार की सियासी फिजा में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से 1 to 1 पूरे पौने घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जी के सामने सारी जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हमको बताया कि भाई क्या क्या तैयारी है। अदर स्टेट में भी तो ये हुआ है। पटना सचिवालय के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग को करीब 8 घंटे के बाद काबू में किया जा सका है। इस दौरान अग्निशमन दल के अलावा एनडीआरएफ को भी लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सब तरह से कोशिश कर रहे हैं और पूरी जिस समय हुआ है उसके तुरंत बाद से ही सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इतना देर तक इस तरह का अग्निकांड का ये अपने आप का एक अलग तरह का इंसिडेंट है। लगातार बढ़ती गर्मी ने दिल्ली में बिजली की मांग को बढ़ा दिया है। इस वक्त दिल्ली में पावर सप्लाई की डिमांड पीक पर है। दिल्ली में एक दिन में बिजली की खपत 6,572 मेगावाट तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मई की शुरुआत में दिल्ली में ये बिजली की मांग सबसे अधिक है। मई में इससे पहले 2018 और 2019 में बिजली की मांग बहुत अधिक हो गई थी। दोनों साल मांग 6,400 मेगावाट से ऊपर गई थी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज 24 में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी गई है। बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर है। 24 घंटे में 970 कोरोना मामले सामने आए हैं।
दिल्ली में संक्रमण दर 3.34% पर है। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब घटकर 1882 रह गई है, तो मामलों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना के 1000 से कम नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 970 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 3.34% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं, जबकि 1,238 मरीज ठीक भी हुए हैं। पंजाब में वीआईपी कल्चर पर सीएम भगवंत मान ने एक और वार किया है। पंजाब के कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। इन नेताओं में सांसद हरसिमरत कौर बादल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ भी शामिल हैं। सुरक्षा कटौती के बाद 127 पुलिसकर्मी और 9 गाड़ियां वापस ले ली गई हैं। मान सरकार का कहना है कि जवानों को जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस थाने में वापस लिया जाएगा। और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच मारपीट के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मामले को बढ़ता देख इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया है। तो जमीनी विवाद में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है और ये तस्वीरें आपके सामने एमपी से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और मौके पर पहुंची पुलिस बल पर भी पथराव किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे कई घर जो आग के हवाले कर दिए गए। आसपास मौजूद सामानों में भी आग लगा दी गई। पुलिस फोर्स वहां फिलहाल तैनात है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आपके सामने है। जमीन का विवाद था और जमीन के विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। हिंसा के बाद तनाव बढ़ चुका है। एमपी के राजगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है। राजगढ़ में हिंसा के बाद ये तस्वीर आप देखिए। तो एमपी के राजगढ़ में जिस तरीके से हिंसा होती है, जमीन विवाद में 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई है। उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी है, दुकानों में भी आग लगा दी है और ये तस्वीर आपके सामने। इन तस्वीरों को देख के आप समझिए कितना भयंकर वो नजारा रहा होगा, वो मंजर जब आग लगाई गई होगी और आग की लपटें ऊपर तक पहुंच रही हैं। आग का गुबार, मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन उपद्रवियों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव किया गया है। तो एमपी के राजगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तनाव बढ़ चुका है इलाके में। पुलिस फोर्स तैनात है लगातार और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त जमीन विवाद को लेकर कि कैसे 2 समुदायों के बीच मारपीट होती है। पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों की तरफ से पुलिस पर भी पथराव किया जाता है। कई घरों में आग लगा दी गई है, दुकानों में आग लगा दी गई है। उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 24 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। रात के समय की ये तस्वीरें हैं। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस वहां मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उपद्रवियों की तरफ से कई घरों में आग लगा दी गई। गुस्साए उपद्रवियों ने कई दुकानों को भी जला दिया। वहां मौजूद आसपास के सामानों में आग लगा दी गई और हिंसा बढ़ने के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस की तरफ से शांति कायम रखने की अपील भी की गई लोगों से, लेकिन पुलिस की टीम पर ही पथराव किया गया। और तेज 24 में आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे एमपी के राजगढ़ में हिंसा होती है और हिंसा के बाद तनाव बढ़ चुका है। उपद्रवियों की तरफ से घरों में आग लगा दी गई, कई दुकानों में आग लगा दी गई है। जमीन विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और बात यहां तक पहुंच गई कि उपद्रवियों की तरफ से घरों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। जब पुलिस पहुंचती है पूरे मामले को शांत कराने के लिए, तो उसके बाद लोगों की तरफ से, उपद्रवियों की तरफ से पुलिस टीम पर ही पथराव किया गया है। और जैसे ही हिंसा बढ़ती है, उसके बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एमपी के राजगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए कैसे घरों में आग लगा दी गई है, दुकानों में आग लगा दी गई है। उपद्रवियों की तरफ से पुलिस बल वहां मौके पर पहुंची, लेकिन पथराव पुलिस पर भी किया गया है। जमीन विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए।
इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश से सामने आई हैं और उसके बाद एक बार फिर से जमीन विवाद को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। आज भोपाल में कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक होगी। ये बैठक पीसीसी कमलनाथ के घर पर सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद समिति के सदस्य संभाग स्तर पर आम लोगों से वचन पत्र के लिए सुझाव लेंगे, जिसमें किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कुछ वचन भी शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों से राय लेकर अपना वचन पत्र तैयार करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बिजली कटौती से आम जनता के साथ मंत्री जी भी परेशान हैं। वायरल वीडियो में प्रदेश के कृषि मंत्री खुद प्रदेश में बिजली कटौती पर मुहर लगा रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर से कह रहे हैं कि हरदा होशंगाबाद में बिजली कटौती बंद करो। क्या करना है भाई? मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हुए बिजली की कटौती बंद करके जो 10 घंटे बिजली मिल रही वो तो दिलवा दो यार। मध्य प्रदेश के धार में स्थित विवादित धरोहर भोजशाला का मामला फिर चर्चा में है, जिसमें भोजशाला को हिंदुओं के अधिकार में देने की मांग की गई है। याचिका में दोबारा से मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करने की मांग की गई है, साथ ही नमाज को पूरी तरह से बंद किया जाए। वही याचिका में यह भी कहा गया है कि भोजशाला की पूरी वीडियोग्राफी और कलर फोटोग्राफी की जाए। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी कांग्रेस ने तोड़ निकाल लिया है। दोनों ही दलों ने ओबीसी लोगों को 27% टिकट देने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। मध्य प्रदेश में जून में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की कल की हुई बैठक में ये बात सामने निकल कर आ रही है। हमने अपनी इंटरनल बैठक की ये देखने के लिए कि अगर हमें आज चुनाव डिक्लेयर करना हो तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो हमारी तैयारी उसके लिए भी पूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। उस 2 हफ्ते के समय में हम चुनाव की घोषणा कर देंगे। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली? राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस आज नव संकल्प चिंतन शिविर करने जा रही है, जिसका शुभारंभ सोनिया गांधी के संबोधन से होगा। सोनिया गांधी आज करीब दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगी। दोपहर 3 बजे से 6 प्रस्ताव में से 2 प्रस्ताव पर 400 कांग्रेस नेता विचार विमर्श करेंगे। बाकी प्रस्तावों पर 14 मई को चर्चा की जाएगी, जिसमें कांग्रेस संगठन, चुनावी रणनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भीलवाड़ा के बाद अब राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हो गई है। हनुमानगढ़ के नोहर में मंदिर के सामने विशेष समुदाय के लोगों को हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ है। इस दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समुदाय विशेष और बजरंग दल के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस भी बीच बचाव करने पहुंची थी। पुलिस को हिंसक झड़प को छुड़ाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फिर से भड़क गई है। भीलवाड़ा में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 लोग नाबालिग हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने हत्या के विरोध में 24 घंटे बंद का आह्वान किया है। मंगलवार को दूसरे समुदाय के लोगों ने 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 400 करोड़ बताई जा रही है। अफ्रीकी देश युगांडा में ट्रॉली बैग में छिपाकर ड्रग्स लाई गई थी। ये मादक पदार्थ 126 ट्रॉली बैग की छड़ों में छिपाकर 55 किलो हेरोइन लाई गई थी। नारकोटिक्स विभाग को सऊदी अरब के रास्ते युगांडा से ड्रग्स की बड़ी खेप आने की जानकारी मिली थी। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चाकंद रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 2.5 किलो गांजा, 10 पुड़िया हीरोइन और लगभग 4 लाख रुपए कैश बरामद किया। पुलिस ने आरोपी प्रवेश सिंह को नशीली पदार्थ की तस्करी और बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर ड्रग्स बेचने और तस्करी करने के पहले भी आरोप लगे हैं। पुलिस अब इसके जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। दक्षिण कश्मीर के बांदीपुरा और बिजबहेरा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने बांदीपुरा और बिजबहेरा में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल और 3 मैगजीन बरामद की गई हैं। मारे गए आतंकी की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। यूपी के बुलंदशहर में सीवर लाइन की जांच और सफाई के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूर फंस गए थे। हालांकि मजदूरों को फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम ने किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूरों को बिना सेफ्टी किट मुहैया कराए ही सीवर में उतारा गया था। अस्पताल में भर्ती 2 मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुंबई के कांदीवली में हथियार के दम पर लूटपाट करने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि बदमाशों की जोड़ी किसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पकड़े गए बदमाश आलम शेर मोहम्मद और उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता लाड के खिलाफ चारकोप, मलाड, मालवड़ी और कांदीवली पुलिस स्टेशन में कई केस दर्ज हैं। पंजाब के मुक्तसर में बुधवार की शाम सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दोनों पायलटों ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद चॉपर को दुरुस्त कर दोबारा उड़ान भरी। गांव के खेल के मैदान में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने किसी को हेलीकॉप्टर के पास जाने नहीं दिया। पायलटों ने समय रहते हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराकर बड़ा हादसा टाल दिया। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में हालात और बेकाबू हो गए हैं। श्रीलंका में आपातकाल के बीच हिंसक हो चुके विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 12 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ शूट ऑन साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालात सुधरने और हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए तीनों सेनाओं को सड़क पर उतार दिया गया है। श्रीलंका के बिगड़े हालातों के बीच नए प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर विपक्ष के नेता और सांसद साजिद प्रेमदासा का नाम तेजी से चर्चा में आया है। साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि राजपक्षे प्रशासन का आर्थिक कुप्रबंध आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। साजिद ने उम्मीद जताई है कि हम निश्चित जीतेंगे और श्रीलंका कुछ ही समय में वापस सामान्य हो सकेगा। साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि समर्थन के लिए पीएम मोदी और भारत के लोगों का आभारी हूँ। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो इस सप्ताह नए प्रधानमंत्री और नए कैबिनेट की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति गोटबाया देश में कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को खत्म करने पर भी सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ऐसा तभी संभव है जब देश में हालात सामान्य हो जाएं। केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने इस्तीफे की धमकी दी है। बैंक के गवर्नर ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता से बैंक की रिकवरी योजना को पटरी से उतार दिया है। श्रीलंका में हालात को काबू करने के लिए थल सेना, वायु सेना और नौसेना को उतार दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में अराजकता और हिंसा से निपटने के लिए सेना सड़कों पर उतर गई है। राजधानी कोलंबो सहित देश के कई दूसरे शहरों में भी सड़कों पर सैन्य वाहन देखे गए। हालातों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को मोर्चा संभालने का आदेश एक दिन पहले दे दिया गया था।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने श्रीलंका में हिंसा की घटनाओं में आई तेजी की निंदा की है। UNHRC प्रमुख ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों पर हुए इस हमले के लिए पारदर्शी जांच की मांग की है। वेटिकन चर्च प्रमुख पादरी पोप फ्रांसिस ने बुधवार को श्रीलंका के लोगों से शांति की अपील की है। पोप ने कहा है कि मैं श्रीलंका के लोगों और खास तौर पर युवाओं से अपील करता हूं कि वो हिंसा न बदलने दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन पहुंचकर अपने बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले। दोनों भाइयों के गले मिलते तस्वीर सामने आई है। शहबाज शरीफ की ये निजी यात्रा है और वे नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के अहम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं, जिनमें कई मंत्री व PMLN के नेता शामिल हैं। पाकिस्तान के नवनियुक्त विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कश्मीर मुद्दा उठाया है। बिलावल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित पत्र 10 मई को भेजा। पत्र में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कथित रूप से जनसांख्यिकी बदलाव करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिए हैं। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा है कि देश में नवंबर से पहले आम चुनाव हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये संकेत बुधवार को एक साक्षात्कार के दौरान दिए। दरअसल नवंबर में रिटायर हो रहे सेना प्रमुख बाजवा की जगह दूसरी नियुक्ति को लेकर पूछे सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि कार्यकारी सरकार की जगह देश में स्थायी सरकार हो।